मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थी, एक प्यास की बात बोली थी, उन्होंने उड़ीसा के ग्राहम स्टोन्स का जिक्र किया था, तो उसमें तो कांग्रेस की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी नहीं कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। और सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ये हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। मगर मैं कहना चाहता हूं महोदय, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। माननीय सभापति महोदय, आज इस पुराने वक्त की आखिरी रात में खड़े होकर इस नए वक्त के आगाज की नई सुबह के दिन मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। जब वक्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। अगर हमें इस पे बात करनी है तो मुझे 4 दृष्टि से बात करनी पड़ेगी। एक, इस बिल के तकनीकी प्रावधान जिसपे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। दूसरा है वक्त की अवधारणा, तीसरी है वक्त की राजनीति, और चौथा है वक्त की राजनीति के नाम पर होने वाली वह सांप्रदायिक बनाम सेकुलर की राजनीति। सबसे पहले हमारे नेता सदन माननीय नड्डा जी ने बताया कि किस विस्तार के साथ इस वक्त कमेटी ने काम किया, किस शिद्दत के साथ हमारी सरकार ने काम किया, और चाहे वक्त कमेटी के जेपीसी के चेयरमैन हमारे उस सदन के सदस्य जगदम्बिका पाल जी रहे हों, हमारे मंत्री जी रहे हों, सबने जिस शिद्दत से काम किया है, तो उनके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी, मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। तो इस एहतराम के साथ मैं अब आगे का प्याम शुरू करता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां आईएसआईएस का इलाका वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी हमारे यहां क्यों है कैसा? तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर छोड़ दीजिए भारत की बात करिए, तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है? नहीं है। छोड़ दीजिए, इस्लाम के अंदर आइए। अगर इतना भाईचारा है तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों है मेरे भाई? जमीन पे एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है, ये भी जरा सोचने की बात है। और जो अकलियतों में भी अकलियत है, आगा खानी है, बाकी है, जो बोहरा है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए एक नई सुबह के नए वक्त का आगाज किया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। तमाम तारीख गवाह है, अगर मैं इसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो सदन का बहुत सारा वक्त जाएगा, परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब इतना ज्यादा आगे बढ़ गया तो फिर कोर्ट ने आगे इंटरवेंशन करना शुरू किया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। अभी कार्तिकेय शर्मा जी ने बहुतों ने बोला सैयद फैसल का केस वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस को कहा, मगर
बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस डिनोमिनेशन इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द मैटर रिलेटिंग टू द रिस्ट्रिक्टिंग द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर सेक्टुलर एक्टिविटीज दैट मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 25(2)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। तो मुझे लगता है अब इसके बाद कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह जाना चाहिए। परंतु उसके बाद भी सभापति महोदय जो कानून को न माने, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे, और जो ये कहे कि साहब अदालत के आदेश को भी नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब उसके मन में तो एक ऐसी बादशाही आ गई है। इसके लिए मुझे सभापति महोदय वो पुरानी वाली फिल्म अगर लोगों को याद हो तो मुगले आजम का वो सीन याद आता है कि जब अकबर ने अनारकली को कैद कर लिया तो सलीम कहता है जब्त मैं करूं जिसकी की जमीन वीरान हो गई है, जब्त वो न करे जिनके सिर्फ शौक के बाद चाहत को ठेस पहुंची है। ये जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं बल्कि खुदाई है। मैं कहना चाहता हूं जो संविधान को न माने, कानून का न माने, इसका मतलब वो अपनी खुदाई में जी रहा है। तो ये वो लोग हैं। और वैसे मैं सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, और वैसे आखिर में उस अनारकली को कैद से छुड़ाने के लिए सलीम का एक हिंदू साथी दुर्जन सिंह ही आया था। मैं कह सकता हूं कि वक्फ की इस मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है तो उन चंद लोगों ने जिनके दिमाग आज भी उन चीजों में भरे हुए हैं कि कोई समझता हम तो किसी जमाने में हुक्मरान वक्त थे, कोई कहता हुजूर नवाब थे, कोई कहता बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, खार कांटों को कहते हैं, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे, तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है। मैं दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूं, हमारे डीएमके के तिरुचि शिवाजी ने अनायास अकारण यह बात बोली थी कि उस समय जब जिन्ना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टीशन के समय, तो मैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 आउट ऑफ 30 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी विद 95% ऑफ वोट्स, और एक भी मुस्लिम वहां के बाद बाहर नहीं गया। इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, फैक्ट को समझिए। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, और उन्होंने 28 अगस्त 1947 को सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे, जो कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पार्लियामेंट किया। आप वेबसाइट पे पेज नंबर 270 पे जाके पढ़ लीजिएगा। सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा, अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ। और खैर मैं अंबेडकर जी और पटेल जी के बहुत सारे वो कोट कर सकता हूं, सारी बातों को छोड़िए, मगर अफसोस की बात यह है सर कि अभी मनोज झा जी ने बोला था हम में से कोई शक है, कोई हूण है और ये करिए। अरे भैया जमाने चले गए, अब जेनेटिक सीक्वेंसिंग का जमाना आ गया है। और जेनेटिक सीक्वेंसिंग ने क्या प्रूव किया है, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने डिनर के दौरान कहा कि फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम एन इंडियन जीडीएन। अरे साहब कहां गुलामी की मानसिकता में पड़े हुए हैं सभापति महोदय। और यहां गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है लोगों के दिमागों में। किसी सदन के एक सदस्य यहां विराजमान है, वो उस समय महाराणा सांगा का उल्लेख कर दिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं एक भी इंडियन सोर्स में इसका उल्लेख नहीं है, सारे के सारे फॉरेनर्स और लुटेरों के सोर्स में उल्लेख है। इसीलिए मैं कहता हूं ये गुलामी के जिन्होंने गुलाम बनाया उनके सोर्सेस पे यकीन ना करिए। और वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो तो ये भी बोल दूं, हमारे सदन के बहुत सदस्यों को नहीं पता होगा, अलेक्जेंडर के आक्रमण का किसी भारतीय सोर्स में कोई उल्लेख नहीं है।
पोरस नाम के किसी राजा का उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीक में है। इसलिए गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, तब इन चीजों को आप सही ढंग से समझने में सफल होंगे। मेरा अब यह भी अनुरोध अपने सदस्यों के साथ है। मैं किसी का नाम नहीं लिया, अजीज बर्नी की किताब थी 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां कहां था। अब मैं मुसलमानों के बारे में कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मुस्लिम समाज की हिस्ट्री नहीं पता है। मैं बताना चाहता हूं, भारत से जब न्यूमेरिक सिस्टम सबसे पहले गया तो अल जहार थे सबसे पहले, जिन्होंने जाके 1793 में जो सूर्य सिद्धांत था उसका अरबी में ट्रांसलेशन हुआ सिंध हिंद। और हम बता रहे हैं हम किस तरह के मुस्लिम को साथ रखते हैं। डॉक्टर कलाम से बड़ा आलिम इस्लाम में साइंसदान नहीं हुआ, और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बिहार के गवर्नर हैं उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान आज सियासी जमात में तो नहीं होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मगर मैं बताना चाहता हूं सर, उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, एक सर 10th सेंचुरी के मुस्लिम राइटर थे जिन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था द कंपेंडियस बुक ऑफ बैलेंसिंग एंड कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलकुलेशन, जिसको शॉर्ट में अल जब्र कहा गया, और वहां से अलजबरा निकला। और सर उसके बाद अल ख्वारिज्म आया। और सर आज मेरे ख्याल से सदन के बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो एल्गोरिथम वर्ड है ये अल ख्वारिज्म से आया हुआ है। एक जमाने में इस्लाम में बैतुल हिकमत था, यानी वो सबसे बड़ा हिकमत का केंद्र था। जब एक से एक लोग होते थे, बहुतों को नहीं पता होगा कि कोलंबस ने जिस नक्शे के थ्रू दुनिया ट्रेवल किया था वो बनाने वाला भी एक मुस्लिम था, अल इदरीसी। मगर सर एल्गोरिथम आज ऐसा बदला कि एआई के एज में दलगत भावना से ऊपर उठकर औरंगजेब के साथ खड़े हो गए। सर ये एल्गोरिथम किसने बदल दिया, ये मैं बताना चाहता हूं। इस पे थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं मुस्लिम पॉलिटिक्स की सोच क्या थी, हमने किन मुसलमानों का साथ दिया है, मैं बताना चाहता हूं सर। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को और उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया, और इन लोगों ने उस यासीन मलिक को, जिसके ऊपर 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को हत्या करने का आरोप था, वो प्रधानमंत्री आवास में। सर साफ दिखाई पड़ता है कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन किस तरह के मुसलमान के साथ खड़ा हुआ है। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूं सर, ये सर अपने टर्न पे बोलिए सर, पिछले 30-35 सालों से हुआ खड़ा किया जा रहा है। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, कहा गया बीजेपी आएगी उत्तर प्रदेश में खा जाएगी। सर बीजेपी आने के बाद उत्तर प्रदेश में जानते क्या हुआ सर, 22 साल से शिया सुन्नी के बीच में जो दंगे चलते थे और मदे साबा का जुलूस नहीं निकलता था, शिया समुदाय का मदे साबा का जुलूस लखनऊ में हमारी सरकार में निकलना शुरू हुआ।